रेड 9 अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं एक विशेष कारण से या एक विशेष मुद्दे को लेके, जिसमें एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जो लोग दिन प्रतिदिन के जीवन से अपने व्यस्त रहते हैं। उन लोगों को शायद उस पक्ष की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन जिन लोगों का यदा कदा कोर्ट कचहरी में काम पड़ता है या सौभाग्य से दुर्भाग्य से जिनको कोर्ट में जाना पड़ता है, उन लोगों के सामने कई तरह की कोर्ट में परेशानियां आती हैं और एक नई दुनिया से उनका कोर्ट में जाने के बाद परिचय होता है। लेकिन जो लोग दिन प्रतिदिन कोर्ट में आम जनता की आवाज़ उठाते हैं, आम जनता की समस्याओं से रूबरू होते हैं, उनकी भी अपनी कुछ समस्याएं होती हैं जो कि शायद आम जनता के हित की हो या उनकी व्यक्तिगत समस्या हो या उनके संगठन से जुड़ी हुई समस्या हो। ऐसी ही कुछ बातों को लेके आज हम आपके सामने आए हैं, क्योंकि देखा जा जब होता यह है कि आम जनता की जब तकलीफ़ होती है तो एकमात्र कोर्ट ही उसके पास आखिरी विकल्प होता है। भले ही वो दीवानी नेचर का मामला हो या किसी आपराधिक मामला हो, हर चीज़ का इलाज अपराधी के लिए भी और जो फरियादी है उसके लिए भी आखिरी विकल्प कोर्ट ही होता है। और हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो शायद उसकी सबसे मजबूत जो आधार है वो न्यायपालिका ही है, क्योंकि हर व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति और प्रथम व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए अंतिम विकल्प न्यायपालिका ही है। तो इसी ही कुछ मुद्दों को लेकर आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सूरज जी नमस्कार, आपका स्वागत है रेड 9 के स्टूडियो में। इनके साथ ही हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री निमेश पाठक जी को, जो कि बीजेपी के लीगल सेल के संयोजक हैं और इंदौर के निवासी हैं। निमेश जी स्वागत है आपका। इसके साथ हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुरेंद्र अलावा जी को। ये एडवोकेट होने के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसके सदस्य हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसके सदस्य हैं। और धार जोबट जो क्षेत्र है विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रभारी भी हैं। तो स्वागत है अलावा जी आपका भी। सर, आज जो एक मुद्दा उठा है सूरज जी, जैसे आज हमारे इंदौर में, ये शायद पूरे मध्य प्रदेश में वकीलों ने आज फिर से हड़ताल की है। जैसा आमतौर पे हम लोग सुनते रहते हैं कि अमुक मुद्दे को लेके वकील लोग हड़ताल की, लेकिन आज जो मुद्दा है बड़ा एक सेंसिटिव मुद्दा है। ऐसा सुनने में आया है कि इससे बहुत सारे, मतलब एक दिन का प्रश्न आज की हड़ताल का नहीं होते हुए डे टू डे की, रोज की जो काम है वो प्रभावित हो रहा है। तो क्या है ये मुद्दा एक्चुअल में? आज आपने हड़ताल वैसे मूल रूप से किस विषय में है? आज मध्य प्रदेश बार काउंसिल ने आज शायद इस हड़ताल को कॉल किया है। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा जी, क्योंकि हम लोग हड़ताल नहीं करते हैं। अच्छा। हम लोग कार्य से विरत रहने का निर्णय लेते हैं जी। हम लोग कार्य नहीं करते, सिर्फ स्ट्राइक हम लोग नहीं करते हैं। हाँ। सिर्फ हम ये निर्णय लेते हैं कि हमको आज कोर्ट में जाके कार्य नहीं करना है जी। ये हमारा स्ट्राइक से, इसलिए स्ट्राइक से ना कनेक्ट करें। दूसरा विषय ये था कि जो कार्य से विरत रहने का जो निर्णय लिया गया था वो अभी हमारे वकीलों की समस्याओं के लेके माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रवि मलिमठ साहब से कई दौरों की बातचीत हुई, जिसमें हमारे स्टेट बार के चेयरमैन और उनके से संबंधित जो भी पदाधिकारी है स्टेट बार के, हाई कोर्ट के भी हम दोनों तीनों अध्यक्ष लोग जो भी हैं जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर के, मिले उन लोगों से और उनसे कुछ जो वकीलों की समस्याएं थी उनके संबंध में चर्चा की जी। उन मेन समस्याओं में जो 25 प्रकरण जो तय किए हैं, चीफ जस्टिस साहब ने एक आदेश दिया है कि प्रत्येक जज को जिला कोर्ट के 25 केसों, जो पुराने केस है उनकी एक लिस्ट दे दी जाती है कि इन 25 केसों का एक टाइम लिमिट में आपको निराकरण करना। इस विषय को लेकर के स्टेट बार वाले जो हमारे मेंबर्स थे उन्होंने चीफ जस्टिस से बात की, लेकिन किसी कारण से एक सामंजस्य नहीं बन पाया था। इसके कारण स्टेट बार ने निर्णय लिया कि हम एक दिन के लिए कार्य से विरत रहने का निर्णय किया।
जो सर संपूर्ण ये जो 25 केस, पहली बात तो ये 25 केस सिलेक्ट कौन करेगा और कितने दिनों में इन 25 केसों का निराकरण करना है? उसके दो सिलेक्ट करने का जो था वो एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें मेन चीफ जस्टिस साहब का रहता है, और उसको जो पुराने केसेस हैं जो काफ़ी समय से पेंडिंग, उसमें चीफ जस्टिस साहब का उद्देश्य ये था कि जो काफ़ी सालों से केस चल रहे हैं उनका निराकरण कैसे हो। जी। उनकी सोच, उनका करने का जो सोचने का भाव था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसको लेकर के एक टाइम फ्रेमिंग में उसको निराकरण करना है, क्योंकि जनरली एक समाज में एक मैसेज ये जाता है कि कोर्ट में केस लगाना तो आसान है लेकिन वहाँ से न्याय प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पक्षकार चक्कर पे चक्कर, तारीख पे तारीख, जैसे फिल्म में एक डायलॉग भी आया था, वो तो अब मुहावरा हो गया कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उसको देख के चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा एक निर्णय लिया था कि जो पुराने केस पेंडिंग कई सालों से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से पेंडिंग केसेस है, उनका निराकरण जल्दी से जल्दी कैसे हो। अच्छा, वो उस आधार पे जो ज्यादा पुराने केस हो गए उस आधार पे, जो ज्यादा पुराने केस तो उनको प्राथमिकता पे लेके, कई जगह ये हुआ कि शायद 2020 और 21 के केस भी उस लिस्ट में आने लग गए। कितने समय में करना है ये सारे 25 केस? ये 60 दिन का कोई टाइम पीरियड रखा था उन्होंने, उसको अगर वो नहीं हो पाते हैं तो उसको आगे उसके लिए बढ़ाने का प्रोसेस भी मतलब इसमें दीवानी और फौजदारी सारे मामले हाँ, सभी जो चिन्हित प्रकरण रहते हैं उनके। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसमें क्या आपत्ति हो सकती है वकीलों के संगठन को? इसमें समस्या दोनों तरफ आ रही है, क्योंकि कोर्ट का काम सिर्फ फैसला करना नहीं है, कोर्ट का काम न्याय करना भी होता है। निश्चित, हाँ। सिर्फ फैसले से न्याय नहीं होता, फैसला और न्याय दोनों अलग अलग विषय हैं। जी। दूसरी समस्या आ रही थी, कुछ वकीलों के 25 केसों में 5 केस लिस्ट हो गए और उन पे प्रेशर ये हो रहा था कि वो 5 केसों को चलाना है। ये एक वकील उन 5 केसों को नहीं चला सकता एक दिन। जो बड़े या जो ज्यादा, जिनका ज्यादा क्लाइंट्स हैं जिनके पास, उनके लिए जैसे, क्योंकि एक्चुअल में जो पुराने केस हैं वो पुराने जो सीनियर्स वगैरह रहे हमारे, हाँ, उन्हीं के पास वो केस रहे होंगे। हाँ, सही। आज 20 साल पुराना केस है तो 20 साल पुराना वकील है, उसके पास वो केस रहा। अब उसको एकदम कहा जाए कि 25 केस सुन लो आप और 5 केस लगा दियो और एक ही दिन में आपको सबूत गवाह चलाना है, क्योंकि उसके लिए गवाहों की भी 20 साल 15 साल पुराने गवाहों को लाना। परंतु आप देखिए ना कि जैसे एक पक्षकार, दो पक्षकार जो पिछले 25 साल से न्याय का इंतजार कर रहे हैं, वो सिर्फ वो उसका उनके मामले को सिर्फ इसलिए रोक दिया जाए कि वकील साहब के पास टाइम नहीं है, तो ये तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा ना आम जनता के हिसाब से। उसमें ये हो रहा है कि जो आज जो केस लग रहे हैं उनका भी निराकरण नहीं हो पा रहा है, जो पेंडेंसी है वो तो बढ़ती जा रही है, वो कम नहीं हो रही जी। ये उसका समाधान नहीं हो सकता है, हमारा ऐसा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि जो एक्चुअल में समस्या है उसको अपन नजरअंदाज करके सिर्फ डिस्पोजल पे बात करेंगे तो पक्षकारों के साथ वो न्याय नहीं होगा। एक्चुअल समस्या है पेंडेंसी की, पेंडेंसी कैसे खत्म हो इस पे विचार करना चाहिए। उसके लिए 2-3 चीजें हैं। एक तो जैसे जजेस की संख्या, हमारे जिला न्यायालय में जो सेंक्शन संख्या है वो 160 की जी। वर्तमान में 80 जज बैठ रहे हैं, लगभग 80 करीब। तो जो इसका गैप है और जो जनसंख्या का रेशो है उसके हिसाब से जजेस की अपॉइंटमेंट होना चाहिए। बाहर के जो अपन जिनसे तुलना करते हैं, अमेरिका से करते हैं, अदर कंट्री से करते हैं, वहाँ का रेशो अपने यहाँ के रेशो में बहुत अंतर है। तो सबसे पहले उसके लिए थोड़ा सा मैं निमेश जी में थोड़ा सा सूरज साहब की बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा तो ये कहना है कि जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, जिस तरह से भी ऑर्डर आया कि भाई 25 केस जैसे निपटाने हैं 60 दिनों में, तो यदि 60 दिनों में 25 केस निपटाने हैं, यदि एक जैसे एक कारण बताया आपने कि सब सीनियर लॉयर के पास समय नहीं होता है कई बार, परंतु एक सामान्य परिस्थितियों में जैसे हो सकता है कोई भी 1 दिन 2 दिन को हो सकता है कि वकील साहब के पास ज्यादा केस हो, रोज तो नहीं हो सकते ना 5 केस। इसका देखिए दो और भी तो कुछ मतलब रीजन होना चाहिए ना। इसके 2 पहलू हैं। एक तो जजेस की संख्या बहुत कम है जी। एक मिड जुडिशरी का लेवल होता है जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल की जुडिशरी में हायर जुडिशरी सर्विसेज कहते हैं। सेशन जजेस जेएमएफ से कमिट करती किसी भी केस को और उसको ट्रांसफर कर देती है। क्रिमिनल केसेस होते हैं, सिविल में नोटिस इश्यूज फ्रेम हुए और केस आगे बढ़ जाता है। अब आप एक ही लाठी से, प्रक्रिया बुरी नहीं है, प्रक्रिया बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को ये देखना पड़ेगा किस जगह किस तरीके की ज़रूरत है। इंदौर में पर डे हर कोर्ट में 20 से 25 केस ट्रांसफ़र होते हैं एक दिन में, हर कोर्ट में
इंदौर and में every हर कोर्ट में एक दिन में 20 से 25 नए केस लगते हैं, फाइल होते हैं, क्रिमिनल ट्रायल्स भी आते हैं, चालान भी पेश होते हैं, समरी ट्रायल्स भी होते हैं, मॉनिटरी इश्यूज 138 जैसे केसेस भी होते हैं। वहीं आप इंदौर के पास के ज़िले में, आप उज्जैन की किसी तहसील में चले जाएं, आप धार जिले की किसी तहसील में चले जाएं या धार जिले प्लेस पे चले जाएं, तो वहाँ मुश्किल से 2-4 केस एक कोर्ट में मैक्सिमम हो गया, या मिनिमम है वहाँ मैक्सिमम हो गया, इतना फाइल होता है। तो वहाँ तो आपने पुराना बर्डन लोड शिफ्ट कर दिया जी इंदौर में क्या हुआ, आपने 25 वही केस उस कोर्ट में चलाए जी। अब एक केस की हियरिंग में अगर एक विटनेस चलता है तो कम से कम वो 25 से 30 मिनट लेगा। एक दिन में एक वकील ने एक केस भी चलाया और 5 एडवोकेट्स ने चलाया तो आपके 4.5 घंटे तो उसी में चले गए। तो जो आज 25 फाइल हुए, उससे पहले 25 फाइल हुए, पिछले साल फाइल हुए, वो तो सब आपकी पेंडिंग ओवरलोड हो गई। आज 130 तो ऐसा नियम तो नहीं है ना कि भाई एक ही केस चलाएंगे बाकी नहीं चला सकते, नहीं, ये तो तो ऐसा तो नहीं कोई ऑर्डर है। नहीं, ये तो ऑर्डर ऐसा नहीं है, लेकिन उस ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन तो यही हो रहा है, डू एज डायरेक्टेड हो रहा है। उस ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन इसी तरीके से हो रहा है कि नहीं साहब हमको ये 25 ही खत्म करना है पहले, बाकी को हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, मतलब मुद्दा ये मूल है समस्या कि खाली यही है। 25 नहीं, दूसरे नहीं सुनेंगे, सिर्फ 25 ही पहले हम चलेंगे। 25 ही सुनेंगे, उसके बाद समय बचेगा तो हम दूसरे को सुनेंगे, नहीं बचेगा तो फिर अगली तारीख पे देखेंगे। ओहो। आप डोमेस्टिक वायलेंस 138 ये सब स्पेशल एक्ट्स है, स्पेशल एक्ट्स में उनका पूरा प्रोसीजर स्पेशली मैंडेट किया हुआ है। जैसे आर्बिट्रेशन है, 138 है, एनआई एक्ट है, आपका मीडिएशन कंसिलेशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उसमें टाइम लिमिट भी प्रिस्क्राइब्ड है। लेकिन 138 में क्या हो रहा है, 1-1 साल की डेट लग रही है, 9-9 महीने की डेट लग रही है। डोमेस्टिक वायलेंस के आज पूरे देश में 4,70,000 मामले पेंडिंग है 801 जिलों में, जिसमें से इंदौर भी एक जिला है। मतलब कोई भी भले ही वो 138 का केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, जो भी हो, प्रक्रिया तो वही है। विटनेस होगा, क्रॉस होगा, चीफ होगा, जो भी आपके यहाँ पे अपना एक जो आपका सिस्टम होता है, प्रक्रिया तो वही है। तो यदि एक दिन में 25 वाला नियम है ठीक है, बाकी जो दूसरा विषय बताया भैया ने कि सिर्फ वही सुन रहे हैं, दूसरा हो ही नहीं रहा है, तो ये तो वास्तव में आपत्तिजनक है। और इसके साथ साथ एक चीज और समस्या, आप एक तरफ तो बर्डन कम करना चाह रहे हो, यहाँ से केस डिसाइड हो गया, हाई कोर्ट में हायर जुडिशरी में जाके पेंडिंग हो गया, वहाँ 15-15, 20-20 साल से प्रकरण लंबित है। इसका समाधान ये होना चाहिए कि दोनों जगह जजेस बढ़ाएं और हाई कोर्ट में भी लिमिट तय करें कि हम आधे दिन या एक दिन में हम 10 केस कम से कम पुराने जो 15 साल वाले हैं, 10 साल वाले, उनको डिस्पोज करेंगे। तो आपने यहाँ से लोड शिफ्ट करके और अपने पास लाके और पटक लिया। सूरज जी, वैसे हाईकोर्ट में तो शायद इस तरह का सिस्टम पहले से मौजूद है कि जो जिन केसों में लंबी बहस चलती है वो 3 बजे बाद या 4 बजे बाद सुनते हैं, नॉर्मली ऐसा एक होता है ऐसा सिस्टम। हाई कोर्ट में 2 दिन पहले डे रहते हैं जो फिक्स रहते हैं जी। उस दिन मोशन हियरिंग की कार्रवाई कम रहती है, मोशन हियरिंग के केस कम होते हैं। हाँ, वो 2 दिन रहते हैं, उसमें प्रयास करते हैं क्योंकि समस्या वही है। एक्चुअल में आप समस्या की जड़ में जाएंगे तो समस्या की जड़ ये है कि जो जिसकी संख्या चाहिए जी, वो संख्या है नहीं। आज जैसे हाई कोर्ट में 13 जजेस का हुआ है, लेकिन आज वर्तमान में 7 जज काम कर रहे हैं। ओवरलोड 50% का गैप आ रहा है दोनों जगह। जब तक आप जजेस की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएंगे, तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। अलावा जी, आप तो जैसे धार और जोबट और ऐसे क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं, शायद उससे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी, तो वहाँ भी क्या ऐसी समस्याएं एक जैसी आती हैं वहाँ भी, या ये सिर्फ इंदौर की स्पेसिफिक समस्या है? नहीं, ये समस्या वहाँ पर भी सेम यही है। और वहाँ पर क्या होता है, जैसे जो ट्रायल चलता है, हाँ, ज्यादातर वहाँ पर केसेस कम होते हैं तो वो ट्रायल जल्दी खत्म कर देते हैं जी। उसको, और वो पेंडेंसी कर देते हैं हाई कोर्ट में आकर। अच्छा, वहाँ पर भी सेम समस्या है। मतलब वो वहाँ जल्दी मुकदमे की सुनवाई हो रही है, डिसीजन भी हो रहे हैं, पर आगे की तो कोर्ट में आगे वो पेंडेंसी कर देते हैं, तो वो तो फिर वो तो पक्षकार का है, उसमें वो क्या करेगी कोर्ट? समस्या होगी। मतलब ये समस्या वहाँ के वकीलों की नहीं है, वहाँ तो मतलब निपट रहे हैं जल्दी हाँ, जल्दी। जी, वैसे आज ज्यादातर समस्याएं, ज्यादातर जो केसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए cities में जी, ज्यादा हुआ है। जैसे ज्यादातर केसेस होते हैं कि क्रिमिनल नेचर के केसेस ज्यादा होते हैं आजकल, जैसे मान लीजिए बेल का केस हुआ या 138, इसी तरह से केस ज्यादा हो रहे हैं। बेल का केस, सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा, बेल का केस नहीं होता, बेल उस ट्रायल का मामले, एक पार्ट मतलब होता है। सॉरी मतलब मामले जो कोर्ट को सुनना है, मतलब मेरे बोलने में गलती हो गई, उसका एक पार्ट होता है। हाँ। अब चूंकि जब बेल की सुनवाई होती है तो ट्रायल तो साथ के साथ चलता है, हाँ, और नए ट्रायल सारे पेंडिंग होते जा रहे हैं। चाहे आपका क्रिमिनल ट्रायल हो
302 का सेशन ट्रायल हो, 306 का सेशन ट्रायल हो, 420 का ट्रायल हो, सभी पेंडिंग होते जा रहे हैं आपके। जैसे ये भी एक सिस्टम है शायद न्यायालयों में कि जो बेल वाले मामले होते हैं वो 3 बजे बाद या 4 बजे बाद ही कोर्ट लेती है, पहले उसकी लेती ही नहीं है, वो सारे ट्रायल ही लेते रहते हैं। तो उसमें जो एक्चुअली में बेल मैटर्स होते हैं उसमें पुलिस को डायरी लगाना होता है। हाँ, जो थाने से डायरी आती है वो जनरली 2 बजे के बाद ही उन पे संबंधित मुंशी जो है लेके आ पाते हैं। नहीं ऐसा भी मतलब मेरा मतलब बोलने का मतलब ये है कि जैसे एक सिस्टम इसी तरह से जैसे 25 केस उन्होंने 60 दिन में जो डिसाइड करने हैं, तो एक टाइम फ्रेम बना दिया जाए कि भाई 3 बजे के बाद में ये सारे मामले सुनेंगे। ये अच्छा विषय है, जैसे कि मॉर्निंग में आप 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में जो चिन्हित मामले हैं उन्हीं की सुनवाई करें। आप एडवोकेट्स को बता दीजिए कि इन्हीं समय में आप कर लीजिए। हाँ। बाकी प्रॉपर के जिस वे से चल रही है कोर्ट उसी वे में आप हाँ। proper उसको संचालन और कोई भी एक जो भी समय हो, सुबह जल्दी हो या शाम को देर से, जिस तरह से भी हो। इसी तरीके के सुझाव हमारे अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी और स्टेट बार मेंबर्स ने भी दिए थे, हमारे स्टेट बार के अध्यक्ष ने भी दिए थे, लेकिन हायर जुडिशरी उसको समझने को तैयार नहीं हो रही है। सारा जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, चाहे आउटर साइड्स के कोर्ट्स में या इंदौर के कोर्ट्स में, रतलाम के कोर्ट्स में, जहाँ जहाँ वर्कलोड बहुत ज़्यादा वहाँ सभी जगह उन्होंने और हमारे अध्यक्ष जी ने यही कहा था कि आप एक समय फ्रेम टाइम फिक्स कर लें कि इतने से इतनी बजे चिन्हित प्रकरण आपके जो 25 प्रकरण है उसमें से जो चिन्हित प्रकरण है, और बाकी समय नए प्रकरण लें। क्या लगता है सूरज जी, ये एकमात्र विकल्प है इस समस्या को हल करने का, या जो अदालतों में जो मामले पेंडिंग हैं, मतलब ये तो निश्चित रूप से आप स्वयं भी बता रहे हैं कि जैसे एक दिन में 20 से 25 मामले नए होते हैं, और मेरे ख्याल से डिसीजन शायद 1 या 2 डिसीजन दिन भर में कोई मामले का पटाक्षेप हो जाए वो बड़ी बात होती है नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया में। 1 या 2 तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। 2 तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। एक दिन डिसीजन होता है तो मेरे ख्याल से शायद 5 बजे के लिए रख लेते हैं उसको। डिसीजन के लिए भी समथिंग समझ लो कि 3 या 4 तारीखें लग जाती ओके, ट्राई लिखना भी पड़ता होगा ना उनको, सारी चीजें काफी डिटेल्स में प्रेशर जाननी रहता पड़ती होगी। हाँ, तो सर ये फिर कैसे होगा ये निपटारा? मतलब आप तो चूंकि एक जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं इंदौर के, और एक मतलब बड़ी जवाबदारी भी है आपको भी इस सिस्टम को ठीक कराने में अपने सक्रिय योगदान देने की। इसके लिए अपने को जो सिस्टम वर्तमान में है जी, उसमें तो अपने पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता, क्योंकि जो संख्या के अलावा अपन और कुछ प्रयास कर नहीं सकते। भाई 80 के अपन 160 कर देंगे, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि इससे समाधान नहीं होता जी। इतनी जो पेंडेंसी बढ़ रही है, जो क्राइम बढ़ रहा है, उसके हिसाब से संख्या रोज डेली पर डे हाँ। बढ़ती जा रही है। इसके और भी अपने को ये अदालतों में भरोसा भी बढ़ रहा है लोग जनता का। उसका कारण ही यही है जी। कि जब व्यक्ति को कहीं न्याय की उम्मीद नहीं होती तब वो कोर्ट में आता है। ये Otherwise तो हिंदुस्तान का मतलब एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, हमारा सौभाग्य है कि मतलब हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां आज भी न्यायपालिका पूर्णतः मतलब जितना भी लोग अपवाद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक हम लोग पूरा भरोसा करते हैं न्यायपालिका पे। न्यायपालिका वास्तव में स्वतंत्र है, और जी। न्यायपालिका पे जो भरोसा है पब्लिक का है, आम व्यक्ति का, एक जो पंक्ति में आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है वो भी उस पर उतना ही भरोसा करता है जो प्रथम व्यक्ति पंक्ति में खड़ा व्यक्ति करता है। बिल्कुल निश्चित रूप चाहे से। अफसर हो, चाहे नेता हो, चाहे गरीब तबके का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को आशा होती है कि कैसे कैसे इस समस्या का निराकरण होगा? इसके अपने को अन्य विकल्पों पे भी मेरे हिसाब से विचार करना चाहिए। जी, जैसे कई केसेस ऐसे हैं जिनके लिए अपन एक अलग से प्रोसेस बना कर सकते हैं, उसके अलग ट्रिब्यूनल की स्थापना की जा सकती है। बने हिंदुस्तान में बहुत सारे ट्रिब्यूनल बने अलग अलग, और जैसे बीमा का बना है, टेलीफोन का बना है, बहुत सारे खाली पड़े खाली नहीं चालू है। कुछ में आप है। मैक्सिमम ट्रिब्यूनल्स अभी कंज्यूमर कोर्ट्स में 7 साल में जाके भी पोस्टिंगें हुई है, उसमें भी अभी 50% खाली है। कई सारे फोरम्स हैं जो बने हुए थे उनमें मेंबर्स ही नहीं है। नहीं ऐसे जैसे एक आर्बिट्रेशन का एक उदाहरण ले लें कि बहुत सारे मामले आपके यहाँ एनसीएलटी इतनी बड़ी बेंच स्टेब्लिश की है, एनसीएलटी में अभी 3 जजेस वो भी 6 महीने पहले मुश्किल से आए हैं बोर्ड मेंबर्स, और फिजिकल हियरिंग नहीं है उनकी, वो लाइव से सुनते हैं, वीडियो कॉलिंग से वीसी से उनकी हियरिंग चलती है, फिर भी नहीं हो रहा है। ऐसे इसलिए ये तो अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम मैं है। आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाई कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया है इस टाइप से, और सरकार भी उसके लिए प्रयास कर रही है। जी, जैसे अभी मेडिएशन सेंटर चलाया जाए हाँ, है ना, इस टाइप से अपन लोक अदालत लगाते हैं हम लोक अदालत, हाँ एक बड़ा प्रयास लोक अदालत भी है। ऐसे ही अपने को और भी विकल्पों पे विचार करना चाहिए। जैसे एक शासन जैसे ने अभी फैमिली कुछ- मैटर है, फैमिली जी। मैटर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, हाँ कोई वो इस टाइप का क्राइम नहीं है जिसके लिए कोर्ट की उसमें बहुत ज्यादा होती जी, है। उसके लिए अपन सामाजिक स्तर पे कैसे कोई रचना कर सकते हैं क्या अपन उसके लिए
तो इसमें मतलब उस बार टाइप से- एसोसिएशन कितना सक्रिय इसमें भूमिका निभा सकता है? हम लोग क्योंकि क्या होता है ना, जैसे अभी मान लीजिए कि अभी बीच में सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जैसे 323, 506, 324 इस तरह के जो मामले हैं, इनको एक थोक में हटा दिया था उन्होंने, खात्मा ही कर दिया था उनका पूरा। तो इसमें आप लोग किस तरह से, क्योंकि क्या होता है वकीलों के आर्थिक हित जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन है, अब वो मामला ही खत्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा उनका। नहीं, हम लोगों को समस्या नहीं इतनी रहती है, क्योंकि प्रकरण तो रोज बढ़ रहे हैं। जी कुछ प्रकरण 323 जो बे लेवल ऑफेंस हैं, छोटी सजाओं वाले, उनको सरकारें जो पहले आती थी वो भी, उनका उद्देश्य भी था कि इनमें बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे रहते हैं जिनको ट्रायल चलाना ही पड़े। सारे केस को आप एक जैसा नहीं ट्रीट कर सकते। पर आम जनता की ये धारणा होती है कि सब वकील साहब भी चाहते हैं कि केस चलता है। नहीं, वकील साहब को तो एक बार फीस डिसाइड हुई, फीस मिल गई, अब उसके बाद वो 5 साल चले या 10 साल चले, फीस तो उतनी मिलेगी। नहीं, कभी कई जो क्रिमिनल नेचर के जो मामले होते हैं उनमें तो हर तारीख का एक क्रिमिनल के दीवानी में भी होता ही है कि साहब वो तारीख आगे बढ़ गई, वकील साहब की तबीयत खराब है, तो बाबूजी गए, टेबल से ही नीचे सब हो गया, अगली तारीख मिल गई। नहीं, उसको टेबल से नीचे नहीं, आवेदन लगाए जाते हैं उसके लिए हाजिरी माफी के, जो विषय है, जो कुछ लोग हैं जो इस टाइप की भ्रांतियां फैलाते हैं, न्यायपालिका में अभी भी लोगों का बहुत भरोसा है। नहीं है, और परंतु हम ये जो चाहते हैं कि ये इस जो भरोसे को कायम रखा जाए। ये जो एक जो इसके जो लिए- बाबू जो साहब हैं, जो बैठ के नीचे कई मामलों में जैसे जो बोर्ड पे मैटर नहीं रहते हैं, और जो नीचे जो बाबूजी हैं जो तारीख देते हैं, वहां से जो तारीख बढ़ने का जो सिस्टम है वो खत्म नहीं हो सकता है क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं होता। क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको जजेस को खुद देखना है। हाँ वो तो कुछ है। केसेस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ उपस्थिति के लिए लगा हुआ है, हाँ तो वो केस जज साहब के यहाँ जाने से उनका टाइम खराब करने वाली बात। अच्छा, तो उन केसों में जिनमें जज साहब खुद बोल देते हैं कि भाई इसमें आरोपी आता है, इसके साइन करवा लेना, ये तारीख दे देना, वो काम बाबू करते हैं। एक सिस्टम ऐसा नहीं बना सकते कि साहब अगली तारीख 7 दिन की हो, 15 दिन की हो, इससे ज्यादा की तारीख ही नहीं हो। उसमें समस्या केस इस टाइप का है। अब जैसे अंडर ट्रायल वाला केस 15 दिन से ज्यादा लंबी वही तारीख तो हो होता नहीं है, वो सकती। बाबूजी 3 महीने की तारीख दे देते हैं ना। नहीं, अभी अंडर ट्रायल में मैं आपको बता रहा हूँ, अंडर ट्रायल में इस टाइप का नहीं होता है। मतलब बाबूजी को तो मतलब ही नहीं है कौन सी फाइल किस नेचर की है, पर नहीं, जब बोर्ड पे मैं- नहीं गई है फाइल तो बाबूजी ने 50 का नोट नहीं, काम मैं हो गया। आपको- तो आपको मैं आपको- 15 दिन की डेट में आपको 15 दिन हर 15 डेज में डेट लगती है। लगेगी वो तो तब होगी ना जब तक आपके पास आरोप डिसाइड नहीं होंगे नहीं तब नहीं तक। नहीं नहीं, अंडर ट्रायल जो है, जी अगर अपराधी जेल में है, हाँ आरोपी जेल में है, तो तब जब तक उसकी या तो बेल आउट हो जाए, जब तक वो जेल में है उससे कितना बेल होने के बाद में अंडर ट्रायल हाँ। उसे कहते हैं। अंडर ट्रायल में नियम है नॉट मोर देन 15 डेज, 15 दिन से ज्यादा का नहीं दी जा सकती। दूसरा जो आप बता रहे हैं, जो बाबूजी का बोल रहे हैं, बाबू का कोई बहुत रोल होता नहीं है। और ये बाबू- समस्या तो वैसे हर जगह है। बाबू हाँ का है उतना ना, ही वही तो समस्या है। बाबू का उतना ही रोल होता है। बाबू को साहब ने बता दिया कि इस टाइप के केसेस में, ये 25 केस से ही रिलेटेड चीजें हैं ये भी, कि इस टाइप के केसेस में डेट देनी है। अब जैसे मैंने बोला 138 में 1 साल की डेट, बाबूजी को आप कितना भी प्रेशर कर लो, साहब को जाके वो बोलेंगे जाओ साहब से बात कर लो, साहब बोलते हैं कि वकील साहब डेट ही नहीं है, पहले 25 सुनूंगा कि इसमें डेट दूंगा आपको, तो 3 महीने नहीं, अब तो 1 साल हो गया जो आप 3 महीने बता रहे हैं। फिलहाल तो 25 केस वही तो बड़ी समस्या है। तो ये सबसे बड़ी जो समस्या है 25 प्रकरण नहीं है। नहीं, जैसे ये तो अभी जो आज की हड़ताल जो जिस संदर्भ में है वो तो एक मतलब जेन्युइन दिखता ये है मेरे को। हड़ताल तो आप जाकर देखिए, कई हमारी डिस्ट्रिक्ट बारें हैं, कई जिले की बारें पिछले 15 दिन से लगातार हड़ताल कर रही हैं, जी और ये 6 महीने से संघर्ष चल रहा है। ये जब पूरे प्रदेश में जो आक्रोश फूटा है, अब ये एक दिन की हड़ताल के स्वरूप दिखाई दिया। मेरा भी एक ऐसे अनुभव है, अभी लगातार पिछले 15 दिनों पहले का एक कहीं पे मेरे संबंधित का किसी का कोई प्रकरण था, तो उसमें दिल्ली से एक व्यक्ति आया जिसको उनको वहाँ पे विटनेस के लिए सम्मन्स भेजे गए थे। वो बेचारे उनके सारे काम छोड़ के वहाँ पे गवाही देने के लिए उस संबंधित कोर्ट में जब उपस्थित हुए, तो जो आदरणीय न्यायाधीश महोदय हैं उनके पास उसका समय नहीं था, क्योंकि उनके पास हाईकोर्ट के डायरेक्शन थे कि ये जो उनके जो भी अदालत में पेंडिंग मामला था पहले उसको सुनना था। उन्होंने वापस भेज दिया उनको, दिल्ली से आए हुए सम्मन्स भेजे हुए सब चीज़ें थी, पर वो नहीं सुना उन्होंने। हमारे साथ तो रोज ये घटना हो रही है। हाँ हम डेली जाते हैं, किसी भी कोर्ट में न्यायालय में जाते हैं, खुद ही बोल देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं ले सकते मैटर, आप आइए, कल आइए, परसों आइए। तो सम्मन्स क्यों भेजे फिर उनको? हमारा यही कहना है कि जो नए केस हैं कम से कम उनकी भी सुनवाई होना चाहिए। हाँ सिर्फ 25 केस को लेके काम नहीं कर सकते हम लोग।
कोई पत्रकार, जैसे आपने बताया भाई दिल्ली से कोई पत्रकार सिर्फ अपनी गवाही देने आया, तो ऐसे केसों में भी कोर्ट को पॉजिटिव वे में विचार हाँ, करना सही बात चाहिए है। और उसको कंसीडर करना चाहिए। नहीं, जो जूनियर एडवोकेट आते हैं उनके पास तो वैसे केसों की वैसी कमी रहती है। हाँ। वो शुरू में सीखने का ही समय रहता है उनके पास, उनको तो पहले ही मैटर नहीं मिल रहे हैं, वो भी बढ़ बढ़ के उनके 138 जैसे 7-7 8-8 महीने बाद तारीख मिली है, तो वो क्या करेगा कोर्ट में? हाँ, वो उनका तो जो उनका प्रोफेशन है, कम से कम उनको डे टू डे प्रोफेशन के हिसाब से कुछ तो आजीविका के और लिए। हर एडवोकेट के पास संभव नहीं है ना कि मेरे रोज 10 केस लग रहे हैं, मेरे साथी के 5 केस लग रहे हैं, सूरज भैया के 12 केस लग रहे हैं, तो फलाने भैया के रोज 12 केस लग रहे, जरूरी नहीं ना उसके तो 2 ही केस है, उसमें कोई 25 साल वाला केस है नहीं है, ये तो सब सीनियर्स के पास होगा, वो तो तो जूनियर्स की senior जो स्थिति तो और ज्यादा ज्यादा लोकप्रिय खराब हो नाम रही हो है। जाते हैं, कुछ नाम तो वास्तव काफी पुराने केस है जो जी। काफी सीनियर एडवोकेट से वो केस उनके उसके लिए एक टाइम हाँ, भाई, तो फिक्स जो कर दें, टाइम या एक दिन फिक्स कर दें। सही बात है। ऐसा हम लोगों का विचार है। और क्या सुझाव हो सकते हैं वैसे, मतलब आप सभी से, मतलब एक जैसे कि जो केस है एक्चुअल में जो जेन्युइन जो प्रॉब्लम है वो ये है, मेरे ख्याल से शायद सुप्रीम कोर्ट का भी सबसे बड़ी चिंता यही है कि जो पेंडेंसी है वो निपटाई जाए, मुख्य विषय तो वही है। तो वो कैसे सुझाव, उसके लिए मतलब बार एसोसिएशन कुछ सक्रिय भूमिका नहीं निभा सकता? हम लोगों का सजेशन रहता है, हम लोग चीफ जस्टिस साहब से जब भी मुलाकात होती है हम निवेदन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज लोगों के पास भी जाते हैं जी। उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि साथ जो संख्या है कम से कम जो अपन कर सकते हैं वो तो करें। हाँ, भाई जो सेंक्शन संख्या हमारे यहाँ 13 जजेस की, हाई कोर्ट में 7 जज, 50 की संख्या पे अपन प्रयास खुलकर कैसे कर सकते हैं? एक बड़ी प्रक्रिया की भी तो समस्या है, जैसे हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट या सुप्रीम कोर्ट जजेस उसका जो भी है बैठ करके उसमें जो भी सुधार करना कर सकते हैं वो करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और नियुक्तियां जल्दी जल्दी कैसे हो, अभी और जजेस हमारे यहाँ रिटायर होने वाले हैं, अभी और समस्या बढ़ने वाली है। सिर्फ बर्डन ओवरलोड करने से काम नहीं होगा, हमको न्याय भी करना चाहिए। जजेस का काम न्याय करने का अभी है, सिर्फ डिस्पोजल करना उसका काम नहीं है। फिर तो बाबू हो गया। मेरे ख्याल से जो लोअर कोर्ट में यदि मामलों की संख्या जल्दी कम होगी तो हाई कोर्ट पे भी शायद प्रेशर कम होगा, पेंडेंसी शायद हाई कोर्ट में भी कम होगी। अभी हमारे यहाँ हाई कोर्ट में जो जजेस हैं, कई जजेस 6-6 बजे तक बैठ के काम कर रहे हैं, हाँ। जबकि 4:30 तक का उनका वर्किंग टाइम। लेकिन मैं खुद देखता हूँ कई जजेस हमारे यहाँ 6, 6:30, 7 तक भी बैठते हैं। और हमारे यहाँ इसके पहले जजेस हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट जज होगा, वो रात के 10 बजे तक लोक अदालत में बैठ के काम निपटा है। और वो इतिहास से एक रिकॉर्ड बनाया था कि 1500 केस एक लोक अदालत में निपटाए थे करीब महेश्वरी साहब जी, मोदी साहब थे। तो जजेस पे भी डिपेंड करता है कि उनकी कार्य क्षमता कितनी है। अभी भी हमारे यहाँ अभी सीटिंग जजेस भी कई ऐसे हैं जो 6-7 बजे तक बैठ जाते हैं। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं साहब अर्जेंट है, वो बोलते हैं चलिए लिखो। ऑपरेशन तो है लेकिन संख्या उतनी नहीं है ना। सिस्टम की भी समस्या है ना, जैसे अब मान लीजिए हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में भी 365 दिन में से वर्किंग डेज की बड़ी समस्या है, शनिवार की छुट्टी, रविवार की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, फलानी छुट्टी, उसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। कुछ छुट्टियां भी शायद कम की है, काफी छुट्टियां कम की है कम अभी। कर रहे हैं, हम लोग उस दिशा में सोच रहे हैं जी। और उससे बहुत ज्यादा सुधार होगा ऐसा मुझे लगता है। मेरा कहना है कि जब तक आप 50% की कैपेसिटी उस पर काम करेंगे 100% आप नहीं दे सकते। हाँ, आप अपनी गलती की वजह से किसी और को प्रताड़ित नहीं कर सकते। एक जज है उसकी एफिशिएंसी, हाई कोर्ट जज है, मैं जाता हूँ ओवरलोड रहते हैं। हाँ। 500 केस, अभी यहाँ जबलपुर में एक जज साहब के 800 केस लिस्ट हो गए। एक जज 800 केस कैसे करेगा? एक दिन में मैंने 1-2 बार का अनुभव है, मैंने हाई कोर्ट में देखा कि नंबर रहता है, सुबह से लेके 5 बजे तक पक्षकार बैठे रहते हैं, वकील साहब इंतजार करते रहते हैं, उनका नंबर ही नहीं आता है कोर्ट में। नहीं आता, कई बार होता है। उसकी जो लिस्टिंग हो रही है ना, उसकी संख्या इतनी ज्यादा है ना, उसको कैसे करते? हाँ। हर जज की कैपेसिटी होती है। हमारे यहाँ कई ओवरलोड काम कर रहे हैं, 6 बजे तक जज बैठने का कोई काम ही नहीं, अपन लीगली उनसे रिक्वेस्ट भी नहीं नहीं कर करते, सकते लेकिन फिर भी पक्षकारों के लिए क्योंकि उनका बड़प्पन है। वो 6 बजे तक 7 बजे तक बैठ जाते जी। हैं। अब उनमें जो क्षमता कर रहे हैं उसके बाद उनको ऑर्डर भी लिखाना है, सिर्फ सुनने से तो काम नहीं होगा। हाँ। आपने बहस कर दी, अपन तो बहस करके आ गए बाहर, लेकिन जब उनको पूरा डिटेल ऑर्डर लिखाना है उसके लिए भी टाइम चाहिए। आज ऐसे 25 केस है, 25 केसों में भी हो रहा है ना भाई, हमको पक्षकार को भी डील करना है, सुबह से शाम में गवाह भी चला रहे हैं। 25 केस इतने पुराने, उनको पढ़ने के लिए टाइम भी तो चाहिए। हाँ, आप बगैर पढ़े तो नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मुद्दा तो न्याय प्रदान करना है और कानून की धाराओं के अंतर्गत रहते हुए न्याय प्रदान करना है, डिसीजन लेना है। जो जिस मामले की सुनवाई 2-2 साल 10-10 साल चल रही है, उसको यदि मजिस्ट्रेट साहब यदि उस पर फैसला दे रहे हैं तो उनको भी बहुत डीप स्टडी
करनी होती है उसमें। काफी तैयारी करना पड़ती है। अब काफी तो तैयारी- क्या हो गया है कि मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वकील इससे दुखी है या हमारे पक्षकार दुखी है, जजेस भी कई दुखी हैं, लेकिन सबकी एक मर्यादा है, वो अपने फोरम पे उस चीज को बोल नहीं पा रहे हैं। हम भी 6 महीने साल भर से इसको टॉलरेट कर रहे थे, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, फिर जब हम रोड पे उतरने के लिए इसलिए मजबूर हुए कि उस हमारे किसी भी सजेशन पे कोई एक्ट नहीं हुआ। अब क्या लगता है सर, अब किस तरह से इस मामले का निराकरण होगा? हड़ताल तो खैर आज का है, जैसे आज का हो जाएगा, पर आगे अभी में कार से व्रत रहने का जो निर्णय लिया हम लोगों ने, जी। उसके बाद सुबह भी शाम को भी चीफ जस्टिस साहब का कॉन्टेक्ट किया था। जी अभी अगले दिन सुबह मॉर्निंग में बात हुई है चीफ जस्टिस साहब से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पॉजिटिव रूप से 2-3 दिन में जो भी हम इसके बैठ के विचार करेंगे और इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। जी उन्होंने आश्वासन दिया। इस पे से जो कार से व्रत रहने का हमारा निर्णय था उसको स्टेट बाद में रिकॉल कर दिया। एक सर, एक मोटा मोटा किन किन क्या क्या सुझाव हो सकते हैं पेंडेंसी निपटाने के, ये भी आपने दिया ही होगा ना, हम हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा एक बारे में थोड़ा सा अच्छा। काफी सुझाव है उसके लिए। एक तो क्या, इनका अपन टाइम लिमिट फिक्स कर दें कि भैया जो 25 पुराने केस हाँ उनको इतने से इतने टाइम के बीच में ले लिया जाए। समय बना दिया जाए प्रतिदिन का कि ये इतनी बजे से इतनी बजे सुने या जाएंगे, सप्ताह में एक दिन, जैसे हाईकोर्ट में फाइनल हियरिंग डे फिक्स है, उनके दिन फिक्स कर दें। तो एक होगा ना, फिर सप्ताह में एक दिन। सप्ताह में 2 दिन फिक्स कर दें, आपके पास 2 दिन दूसरा काम ही नहीं होगा ना। तो मेरे नॉर्मली जो मेरा अनुभव है कि शाम को दोपहर में 3 बजे बाद कोर्टें खाली पड़ी रहती हैं। नहीं, अभी वो स्थिति नहीं है। आप जाइए, बिल्कुल सुबह भी 25 केस चल रहे हैं, शाम को भी 25 केस चल रहे हैं। वो एज ए प्रेशर आप काम कराते हैं ना, तो वो न्याय नहीं होता। हाँ, आप किसी को टारगेट बेस कैसे काम कर सकते हैं? आप बाबू की तरह जजों से काम करा रहे अभी हैं। अभी तो शायद मेरे से सुनने में आया है कि मतलब कई बार मतलब वकील साहब जो बेचारे थोड़े से कम सीनियर हैं, उनको चुप करके बोल दिया जाता है कि बस अब हो गया। वो प्रॉब्लम में भी है। उनके लिए भी हम लोगों ने आपसे बात की जी और माननीय मुख्य न्यायाधिपति बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। व्यक्तिगत में तो कई बार उनसे मुलाकात की जी और उन्होंने कहा है, तो मेरे को भरोसा है कि वो कुछ अच्छा रास्ता इसमें से ढूंढेंगे। हाँ, अभी रिसेंट के खैर काम- वैसे अनुभव तो बहुत सारे हैं, मेरे से ज़्यादा तो आपके ही होंगे। पर ऐसा हुआ है कि एक वकील साहब की जो पत्नी थी वो बीमार थी, उन्होंने जेन्युइन बीमार थी, मतलब बिल्कुल बहुत गंभीर स्थिति में थी, लेकिन वो हाईकोर्ट में नहीं सुना जज साहब ने, और उनको मतलब सुनी नहीं उनकी, डायरेक्ट ही फैसला हो गया था, एक वकील साहब दूसरे साथ में लेके। नहीं, वो कुछ कारण रहा होगा। जनरली हमारे यहाँ हाईकोर्ट में तो मैं बोल ऐसा सकता नहीं हूँ होता। कि इस हाँ। टाइप से कोई अगर जिनाइन कारण है और जज साहब को हम लोग निवेदन करते हैं तो कोऑपरेट करते हैं, ऐसा होता नहीं। अब उसकी व्यक्तिगत पर्सनली उनके विषय में क्या हुआ वो उसकी जानकारी अपने को चिड़े नहीं, होता तो अलग अपन है। comment हमारे यहाँ इस टाइप से नहीं होता है। वैसे अभी जैसे अब चूंकि एक सुझाव जैसे अभी मैंने आपसे मांगा, जैसे अभी मालूम पड़ा था कि जैसे सीजे की एग्जाम हुई थी, तो सीजे के एग्जाम्स में 270 पोस्ट के लिए एग्जाम हुई थी, और उसमें से सिर्फ 147 जजेस का सिलेक्शन हुआ, और 109 जो पद हैं वो फिर भी नहीं भर पाए, खाली रह गए। वैसे रेगुलर शायद मेरे ख्याल से आपने बताया कि हर 6 महीने में एग्जाम हाईकोर्ट कंडक्ट करा रही है, और एमपी हाईकोर्ट वन ऑफ द बेस्ट हाईकोर्ट, हाँ जो सबसे ज्यादा वैकेंसियां एमपी छत्तीसगढ़ में आ रही हैं, सबसे ज्यादा टाइम से आ रही हैं और लगातार आ रही हैं। किसी साल तो 3 बार भी एग्जाम आ रही है सिविल जज की। जी अब किसी भी चीज का अगर सिलेक्शन होता है, सिविल जज हमारा सबसे बेसिक है, बेस स्ट्रक्चर है, जी वो नींव का पत्थर है। अगर प्रॉपर सिलेक्ट नहीं करेंगे, खाली रह गया भाई, 270 पोस्टों के लिए लगभग 12-12.5 हजार लोगों ने अप्लाई किया। जी कई लोग फर्स्ट एग्जाम में बाहर हुए, कई मेंस में बाहर हुए, कुछ इंटरव्यू में बाहर हुए, तो ये तो मेरिट पे बाहर हुए। खैर ये एक अलग विषय हो गया। उन्होंने तो 270 के लिए इनवाइट किया था, 270 पर अगर कोई उनकी कसौटी पे एग्जामिनर्स के नहीं बैठा, हाँ, तो फिर हर किसी को थोड़ी जज बना, हर किसी को जज नहीं बनाया, उससे भी तो न्याय प्रभावित होगा। ये बात भी सही है। लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट है कि उनको जो बार और बेंच से हायर जुडिशियल के जजेस लिए जाते हैं, एडीजे, जुडिशरी के जज तो बराबर प्रमोट होके आ रहे हैं, जो बेंच साइड से जजेस आते थे जो उनकी बार नियुक्तियां एसोसिएशन काफी में लंबे समय से नहीं हो रही हैं। एडवोकेट्स हाँ, जो एडवोकेट्स की तरफ से जो नियुक्तियां हाँ, होनी वो चाहिए। भी- वो भी रिटर्न, हाँ, इसका क्या कारण हो सकता है सर कि जैसे एडवोकेट्स की तरफ से नियुक्तियां जैसे नहीं हो रही है, एक जनरल आप लोगों की जो एक एसोसिएशन की तरफ से, या एक सामान्य क्या सोचना होता है कि ऐसा क्यों होता है? जो एक सिस्टम जो हो रहा था ना इसका बनने का प्रॉपर रूप से, वो अब काम नहीं कर रहा है वैसा।
जिस टाइप में एडवोकेट से भी बन के आ रहे थे, प्रॉपर बन रहे थे, जुडिशियरी से तो आ ही रहे थे, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहा है सर। एडवोकेट साहब बहुत कम देखोगे अब यहाँ से लोअर जुडिशियरी में बन के आ रहे हैं, संख्या बहुत कम हो गई है। और कोई कारण तो नहीं है कि पॉलिटिकल रीजंस हो या पीछे नहीं, जुडिशरी में कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं होता, लेकिन एक नहीं, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में एक ताजा डिस्प्यूट चल रहा था कि मेरे ख्याल से शायद हाई कोर्ट के 11 जजेस की नियुक्ति की अनुशंसा की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें से शायद 5 अभी नियुक्त हुए हैं, और बड़ा उसमें कानून मंत्री का भी कोई विवाद नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने के कॉलेजियम ने जो भेजा, हमारे माननीय विधि मंत्री जी का एक अच्छा सुझाव था। मुझे ऐसा लगता है कि वो हर अधिवक्ता को, देश की जनता के हर व्यक्ति को, इवन आपको भी पसंद आया ही होगा निश्चित तौर पर। उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि ब्रदर जज सिस्टम खत्म होना चाहिए, हर काबिल व्यक्ति को वहां पर जगह मिलनी चाहिए, उसमें ऐसा कुछ बुरा भी नहीं था, और उस पर न्यायपालिका को विचार भी करना चाहिए। जी नहीं, तो फिर जैसे मान लीजिए, क्या मैं हालांकि मेरी जानकारी उसके बाद भी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुशंसाएं भेजी, उन्हें स्वीकृत करके 5 और वापिस नहीं, अभी कुछ और पेंडिंग भी है शायद उसमें। कुछ पेंडिंग उनके टेक्निकल इश्यूज है, वेरिफिकेशन से, जैसे ही वो कंप्लीट होंगे, वो भी जब 5 हो गए, जुडिशरी के पास पावर है कि उन्होंने एक बार अनुशंसा भेजी और अगर वो रिवर्ट हो गई, सेकंड टाइम आप फिर से भेजेंगे तो वो तो एक्सेप्ट करनी है। तो इस प्रकार का कोई भेद नहीं है। और जो माननीय किरण रिजिजू जी के जो कानून मंत्री हैं, हाँ। उनके स्टेटमेंट को, स्पीच को कुछ और तरीके से थोड़ा सा वो प्रेजेंटेशन इस तरीके का हो गया, ऐसा लग रहा है कि वो जुडिशरी और केंद्र में कोई टकराव, किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं है। मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरा भी यही मत है कि कॉलेजियम खत्म होना चाहिए। हाँ, कॉलेजियम खत्म होना चाहिए, हर योग्य वहां पर पहुंचे। हाँ बराबर है, आज समान 20 लोग बैठ के अंकल जज वाली, इवन कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह चुके हैं कि अंकल जज बंद होना चाहिए, तो हम भी तो वही बात कर रहे हैं। खैर, ये तो वैसे मुद्दा काफ़ी बड़ा है, और आप लोग चूंकि जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं, और आपने मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा महसूस भी होता है कि काफ़ी ईमानदार प्रयास किए हैं, क्योंकि जो सुझाव आपने दिए हैं वो लगता है जेन्युइन की वास्तव में जो एक वकीलों की जो एसोसिएशन है वो भी चाहती है कि ये जो प्रक्रिया है वो आगे तेज़ी से बढ़े और जल्दी जल्दी मामले सुलझें। मेरे ख्याल से शायद व्यावसायिक हित या प्रोफेशनल हित भी इसी में है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निपटारा हो, ताकि ज़्यादा जनता का विश्वास न्यायालय में और बढ़े, अदालतों में, और जो भी मामले हैं वो सीधा अदालतों में, क्योंकि कई मामले हमने ऐसे भी देखे हैं कि अदालतों के बाहर लोग कोशिश करते हैं निपटाने की। तो मेरे ख्याल से शायद अदालत में मामला निपटे वो ज़्यादा अच्छा है। तो हम बहरहाल हमारी सभी जनता की ओर से या दर्शकों की ओर से भी हमारा यही अनुरोध है कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाने में आपकी ओर से भी सक्रिय सहयोग मिले। हम लोग सभी लोग, हमारे माननीय मुख्य न्यायाधिपति जब आए थे लास्ट में, उनका भी कहना था, मैंने पर्सनल मेरी बात हुई, उनका प्रयास है कि मध्य प्रदेश हाई जो न्यायपालिका है वो सभी स्टेटों में नंबर 1 पे आए। इसके लिए जो भी प्रयास करना है वो करने के हम, और हम लोगों ने आश्वासन दिया कि हम लोग भी उसी दिशा में आपका साथ देंगे। अगर अच्छा मध्य प्रदेश 1 नंबर का स्टेट बनता है तो हमारे और उनके सबके लिए अच्छी भी। पर उस पूरी प्रक्रिया से कहीं भी न्याय प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति एक आस्था और भावना के साथ न्यायपालिका के पास आ रहा है, न्यायालय में आ रहा है कि मैंने एक केस प्रेजेंट किया, उस पर न्याय मिले, हाँ। इस पूरी तेजी और मध्य और बेस्ट बनाने की प्रक्रिया में न्याय प्रभावित नहीं होना चाहिए। और ये हम नहीं कह रहे, हमारे कई हाईकोर्ट जजेस ने अपने ऑर्डर्स में लिखा है, मेंशन किया है। इवन तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मेंशन किया कि आप न्याय दो, न्याय की प्रक्रिया इतनी तेज भी नहीं होनी चाहिए कि उसमें न्याय मर जाए, आप सिर्फ ऑर्डर करते रह जाएं। बहरहाल इस मामले को अभी फिलहाल यहीं विराम देते हैं। कंक्लूजन में हम सिर्फ यही कह सकते हैं, जो इतनी देर की बातों का जो एक सार निकालने का जो मन में मेरे आता है, दिखता है सामने, की मामलों की ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई हो, कोर्टों की संख्या बढ़ाई जाए, जजेस की संख्या बढ़े, समय जो अभी अदालतों में सुनवाई का है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो, जो समय है अभी उपलब्ध उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, छुट्टियां कम हो, कोर्ट रूम्स हैं उनकी संख्या बढ़े। इसी तरह के और भी जो हमारे बार एसोसिएशन के जो वरिष्ठ सदस्य जो सलाह दें, मेरे ख्याल से शायद जल्दी उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, और ये 25 मामलों वाला जो एक नियम है शायद उसमें कुछ समय सीमा बने। इसी उम्मीद के साथ में हम आज आप सभी से विदा लेते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हमारे स्टूडियो में आए, रूबरू हुए, हमारे दर्शकों से मुखातिब हुए। धन्यवाद।